नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। खबरों की दुनिया, चकाचौंध की दुनिया, विज्ञापनों की भ्रामक दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसमें अंचलों की खबरें, ग्रामीणों की खबरें, ग्रामीण इलाकों की खबरें कहीं पीछे छूट जाती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं उठी, वो बनी रिपोर्टर, वो बनी पत्रकार और उन्होंने अपनी ही भाषा में निकाल दिया एक समाचार पत्र जिसका नाम पड़ा खबर लहरिया। आज ये समाचार पत्र डिजिटल दुनिया से कदम ताल मिला रहा है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की खबरें पहुंचाती हैं महिलाएं। आज ऐसी ही दो महिलाएं हमारे साथ हैं। हमारे साथ हमारी आज की तेजस्विनी कविता देवी और दिशा मलिक। ऐसा माना जाता है कि पत्रकारिता खासतौर से शहरी खबरों में महिलाएं या उनके मुद्दे आमतौर पर हाशिए पर ही रहते हैं, उन्हें अपेक्षित तवज्जो नहीं मिलती। इसी परिदृश्य में आज से 16 साल पूर्व एक छोटी सी पहल हुई। पहल ग्रामीण अंचल की कुछ महिलाओं की थी जो निम्न वर्ग से थीं और जिनकी आवाज अभी तक अनसुनी थी। पहल खबर लहरिया के नाम से एक आंचलिक अखबार की थी। ये अखबार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से बुंदेली बोली में निकला। धीरे धीरे ग्रामीण परिवेश के अधिकार विहीन महिलाओं की ये पहल रंग लाई और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के अलावा इस अखबार ने बिहार में भी अपने पांव पसारे। वर्ष 2012 में इस अखबार के लिए टर्निंग पॉइंट रहा जब उत्तर प्रदेश और बिहार के 600 गाँव में इसकी 6000 से भी ज्यादा प्रतियां बिकनी शुरू हो गयी। इस समय इस अखबार की रीडरशिप लगभग 20,000 तक पहुँच गयी। अगले ही वर्ष मुंबई में इस अखबार की वेबसाइट खबरलहरिया.org लॉन्च हुई और अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धाक जमा रहा है। महिला विमर्श के अलावा आज ग्रामीण सरोकारों की कोई ऐसी खबर नहीं जिसको खबर लहरिया उजागर नहीं करता। बेहद पिछड़े क्षेत्रों, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं की इस साहसिक पहल को भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। चमेली देवी जैन अवार्ड, यूनेस्को किंग सेंजोंग लिटरेसी पुरस्कार के अलावा ग्लोबल मीडिया फोरम पुरस्कार जैसे कई अवार्ड्स हैं जो खबर लहरिया ने अपनी निर्भीक पत्रकारिता से हासिल किए। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी धाक जमा चुके खबर लहरिया की सह संस्थापक कविता देवी और उसकी सीईओ दिव्या जैन हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं ऐसी दो महिलाओं से जो कि खबर लहरिया चलाती हैं, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उन आवाजों को आप इस प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं जो वैसे सुनाई नहीं पड़ती। कविता देवी हमारे साथ हैं जो कि को फाउंडर हैं खबर लहरिया की। बहुत बहुत स्वागत है कविता आपका। और दिशा मलिक हमारे साथ हैं जो कि एमडी हैं खबर लहरिया की। बहुत बहुत स्वागत है दिशा आपका। सबसे पहले कविता जी आपसे, हम जानते हैं कि 2002 में ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, एक अखबार शुरू करने की सोची गई और आप उसकी को फाउंडर बनी। मुझे बताइए, बुंदेलखंड के एक छोटे से ग्रामीण अंचल से आप आती हैं, क्यों इस अखबार को शुरू करने की सोची गई? आप उस वक्त क्या कर रही थी? देखिए, बहुत बड़ा इतिहास है। 2002 में मैं खबर लहरिया से जुड़ी। जिस इलाके से मैं आई हूँ वो इलाका डाकुओं का इलाका माना जाता है। बुंदेलखंड में बहुत बड़े बड़े डाकू ने राज किया है। दैश प्रभावित क्षेत्र है जिसमें ददुआ, ठोकिया, राधे, बलखड़िया रहा है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े डाकू हैं और हम ऐसे इलाके से हैं जहाँ पे पथरीला इलाका है, बड़े बड़े जंगल हैं, पहाड़ हैं और बहुत पैदल का रास्ता है। अच्छा, हमने क्यों सोची कि खबर लहरिया जैसे मीडिया की जरूरत है, क्योंकि हम देखते थे कि ग्रामीण स्तर पे या जो गांव में किसी भी तरह का अखबार नहीं पहुंचता था, ना ही गांव की खबरें अन्य मीडिया में उतना प्रकाशित की जाती थी। दूसरा जो था कि ये जो पत्रकारिता का क्षेत्र है पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। महिलाओं का क्षेत्र में ये है कि उनके जो दायरे बंधे हुए हैं कि टीचर हो सकती हैं, नर्स हो सकती हैं, आशा बहू हो सकती हैं, तो मतलब जो उनका दायरा बांधा गया है। हमने हमारी जो सोच से हम खबर लहरिया की अपने टीम में कि सिर्फ हम औरतों को जोड़ेंगे, जो ये चुनौती, हम इस चुनौती को तोड़ करके हम महिलाओं को पत्रकारिता की दुनिया में लाएंगे। जो गांव की खबरें हैं, जो दलितों की खबरें हैं, आदिवासियों की खबरें हैं, उन खबरों को हम जगह देंगे। इसलिए हमने महिलाओं की टीम तैयार की, हमने उनको पत्रकारिता की ट्रेनिंग दी और हमने फील्ड में उतारा
तो शुरुआत हुई थी 2 पेज के अखबार से और मंथली अखबार था हमारा। हमारी जो औरतें थी गांव में जाती थी, खबरें लाती थी, हम बैठ करके प्रोडक्शन मीटिंग करते थे, हाथ से पूरा लेख तैयार करते थे। कोई टाइप करने के लिए आता था कंप्यूटर में और फिर प्रेस में छपने के लिए जाता था, बाद में हम वितरण करते थे। जैसे जैसे अखबार की मांग बढ़ी वैसे वैसे हमारे जिले भी बढ़ते गए। तो अगर मैं 2002 की तुलना, वैसे बहुत लंबा संघर्ष है, जैसे जैसे आपके सवाल होंगे मैं उसके जवाब देती जाऊंगी। आज हम यूपी और एमपी में हैं, फैजाबाद और बनारस में भी हैं जो यूपी के हैं, और ये यूपी एमपी के बुंदेलखंड में हमारा पूरे जो जिले हैं उनको हम कवर करते हैं। तो दिशा, जैसे कि बता रही हैं कि डाकों के इलाके से आती थी वो महिलाएं जिन्होंने हिम्मत की और एक अखबार निकाला। मुझे ये बताइए कि क्यों इस तरह की एक ये सोच बनी कि महिलाओं को जोड़ा जाए और महिलाएं उसमें खबर लिखें, संपादक भी हों, पत्रकार भी हों, रिपोर्टर भी हों, उन्हें ट्रेन किया जाए। मतलब ये जो मिशन था, इसको मिशन मोड में कैसे लाए आप लोग? मुझे लगता है कि ये सोच था कि पत्रकार के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम किसके बारे में सोचते हैं, और खास करके हिंदी मीडिया की दुनिया में, या अगर आप बड़े मेट्रो शहर से बाहर जाएंगे तो आप सोचते हैं कि जिन्होंने पुरुष होते हैं, ऊंची जाति के होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है और फिर खास करके मीडिया की पढ़ाई की है, वही लोग पत्रकार बनते हैं। और उन्हीं लोगों का हक होता है कि अपने करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जो चल रहा होता है दुनिया में, उस पर अपनी राय भी दें। और हमें लगा कि हमको पत्रकार की परिभाषा को तोड़ना चाहिए। तो मिशन ये था कि पत्रकारिता में हम एक बिल्कुल नई आवाज लेकर आएंगे, जो कि महिलाओं की है, जो कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं की है, जो कि दुनिया पर, पॉलिटिक्स पर, अपनी सार्वजनिक क्षेत्र पर एक बहुत अलग अंदाज, अलग नजरिया लेकर आएंगे। तो ये मिशन था। तो जैसे कि आप बता रही हैं कि एक संघर्ष के साथ इसको शुरू किया, मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे जाती तौर पर जानना चाहूं कि एक छोटे से गांव से आप बिलोंग करती हैं, किसान परिवार से आप आती हैं, उस वक्त कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा घर से निकलने के लिए, अपने आप को पहले शिक्षित करने के लिए? किस तरह की चुनौतियों का सामना किया कविता आपने? पहला जो मेरा कदम था कि लड़कियों को पढ़ाना ही गुनाह समझा जाता था। तो मेरे जमाने में मेरी शादी हो गई, बहुत मतलब मैं 12 साल की रही होंगी जब मेरी शादी हुई है। और उसके बाद में जो मैं अगर याद करूं कि मेरे गांव में कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी। मैंने वहां पर एक महिला समाख्या नाम की संस्था थी, वहां पर मैं जा करके पढ़ी। पहला मैं केंद्र में पढ़ी। पहली बार मैंने अपना नाम लिखना सीखा कि कैसे लिखते। मैं अपना नाम सुनती थी लेकिन जानती नहीं थी कि कैसे लिखा जाता है। मैंने केंद्र में पढ़ा, फिर मैं 6 महीना जाकर के आवासीय विद्यालय में पढ़ी। बहुत अलग संघर्ष रहे हैं। जब मैं स्कूल में गई, जब मैं 6 महीना की पढ़ाई करने गई, बहुत अलग तरह तरह से लोग बोले क्या करना पढ़ा के, डीएम नहीं बन जाना, ससुराल जाना है, जो घर का काम है, चौका बर्तन, खाना बनाना, बच्चों को पालना। तो अलग अलग स्तर पर बहुत बड़े संघर्ष रहे हैं, चाहे वो शादी का संघर्ष रहा हो, चाहे फिर स्कूल गई हूँ, 6 महीने की पढ़ाई की हो। और फिर जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आई तब वो एक अलग तरह का संघर्ष था, क्योंकि जब हम पत्रकारिता कर रहे थे, जब हम गांव में रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे तो कोई हमको पत्रकार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। बिल्कुल। जब हम गांव में जाते तो औरतें पत्रकार हो सकती, क्या मजाक कर रही हो। लोग कई बार हमको गांव से भगा देते थे। अच्छा। लेकिन हम उसमें डटे रहे कि नहीं, औरतें पत्रकार हो सकती हैं और हम आपको पत्रकारिता करके दिखाएंगे। तो जब हम गांव में रिपोर्टिंग करने के लिए, जब हम पहली बार खबर लाए और छपी और जब पब्लिश हुई और जब लोगों ने अपने आंखों के सामने अपने भाषा में अखबार को देखा, बुंदेली भाषा पढ़ी कि फलाना गांव का कोटेदार राशन नहीं देता है, या गांव में पानी के, तो लोगों को लगा इतना अपनापन हुआ, यार ये तो मेरी भाषा है, ये तो मेरे गांव की खबर है। तो लोग झपट पड़े, जैसे एक बाज होता है ना किसी की तला, तो उनको इतना लोगों ने देसी नाम दे करके खबर लहरिया को बुलाया। तो बहुत संघर्ष रहे हैं बचपन से लेकर के, और खबर लहरिया का जो सफर है हर कदम में
संघर्ष झेला है। मुझे लगता है कि इसमें मैं जोड़ना भी चाहती हूँ कि ये भी एक चीज थी कि ये सिर्फ नहीं कि महिलाएं पत्रकार बन के दिखाएंगी, पर किस तरह की पत्रकारिता करेंगी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में या शहरों में भी होता है, शहरों से बाहर ये होता है कि खबरों की इतनी महत्व नहीं दी जाती है। आप विज्ञापन ला रहे हो, उसका एक महत्व होता है। खबरें फोन पर ली जाती हैं, एक जगह बैठ करके पुरुष बातचीत करके खबरें लाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे महिला पत्रकार गांव-गांव जाकर के, उस टाइम तो वो पैदल जाते थे, अब भी काफी पैदल जाते हैं, बाइक पर जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर के जाते हैं, पर दूर दराज के गांव जहाँ पर पोस्टमैन भी नहीं जाता है, वहां पर खबर लहरिया की पत्रकार जाकर के रिपोर्टिंग करती थी। और इस तरह की पत्रकारिता ग्रामीण इलाकों में या कहीं भी नहीं देखने को मिलती है। अब इस जमाने में जहाँ पर डिजिटल की पत्रकारिता इतनी हो गई है, फिर भी रिपोर्टर्स की संख्या इतनी कम हो गई है जहाँ पर दूर दराज में एक्चुअली लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये हमने ट्राई किया कि ये मॉडल स्थापित हो जो एक्चुअली रियल रिपोर्टिंग का है। तो कविता, जब आपने बाकी और लड़कियों को और महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, तो क्या आप देखती थी कि एक महिला पत्रकार में क्या होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई भी उतनी नहीं थी, शायद कुछ तो नव साक्षर थी जिन्होंने सिर्फ लिखना पढ़ना थोड़ा सीखा था, या 5वीं 6वीं 8वीं पास महिलाएं थी। तो कैसे आपने उनको पत्रकार बनाया? मुझे लगता है जब हम महिलाओं से मिले तो शिक्षा का स्तर बहुत कम था बुंदेलखंड में खास करके, क्योंकि जब लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता तो शिक्षित औरतें हमें मिलेंगी कहाँ से? तो जिनसे हम मिले, कोई 5वीं पढ़े है, कोई 2 तक पढ़े हैं, तो कोई गया ही नहीं है, बस समझते। तो हमें लगा कि एक समझ होना, पकड़ होना जरूरी है जो मुद्दों की शेयरिंग कर सके। ठीक है, तो हमने उनको ले लिया। तो जब हमने चयन किया तो सब औरतें डरती थी, हम 5वीं पढ़े, तो जब हम उनसे एप्लीकेशन लिखाए तो सही शब्द नहीं लिख पाए। लेकिन जब हम उनसे बातचीत के इंटरव्यू में और हमने उनसे मौखिक पूछा तो उनके पास जानकारी का भंडार था। अच्छा। अपने गांव के बारे में, इलाके के बारे में। तो हमें लगा कि नहीं, हम इनको सिखा पाएंगे, हम इनको ट्रेंड कर लेंगे, और उस तरह से हमने उनका चयन किया। जब हमने उनकी ट्रेनिंग की और जब वार्तालाप होती थी ट्रेनिंग में, जो कि कुछ हम बताते थे, अगर बोर्ड में खड़े होकर सवाल किए जाते थे तो महिलाएं खटाखट उसका जवाब दे देती थी। तो हमें लगता है कि डिग्री होना और पढ़ाई होना ही जरूरी नहीं है, जब तक आपकी सोच और समझ और उस इलाके की समझ और जज्बा अंदर से नहीं है तो पढ़ाई कुछ नहीं कर सकती है। तो जो भी महिलाएं हमने क्षेत्र में उतारा, ट्रेनिंग दे करके बेहतरीन मस्त रिपोर्टिंग और ऐसी खबरें लेकर के दूर दराज के इलाके से आए, जैसे जो अन्य मीडिया के लोग भी सन्न रह गए। जैसे हम ऐसे गांव में गए जहां के लोगों ने हमें झुंड में घेर लिया। अच्छा। 6 किलोमीटर हम गए पैदल चल के मानिकपुर के इलाके में, वहाँ पे पानी की समस्या नहीं। लोगों को ये हुआ कि यहाँ पे महिलाएं का यहाँ तो कोई अधिकारी आज तक नहीं आया है, तो समस्याओं का भंडार लग गया। और जब वो खबर सुना करके जब छपी, जब अधिकारी के पास गए तो अधिकारी को पता चला, अच्छा हमारे जिले में ये भी गांव है जहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं। तो ऐसी रिपोर्टिंग, डाकुओं की रिपोर्टिंग, जो लोग हिलते हैं, हमने उनकी रिपोर्टिंग की। क्या क्या किया आपने डाकुओं के एरिया में जाकर? बहुत किया। अभी मैं अगर हाल ही का उदाहरण दूं तो हमारे यहाँ भी एक फेमस एक लड़की को डाकू बना रहे हैं, दैस्य सुंदरी साधना पटेल। उसका मैंने अन्य मीडिया में पढ़ा, लेकिन फिर हमें लगा कि हम भी रिपोर्टिंग करेंगे। अन्य मीडिया बहुत कुछ अलग अलग तरह की फोटो उनकी छाप रही थी। फिर मैं उसकी फैमिली से मिली। पहले हमको बहुत डर लगा कि यार उनकी फैमिली से मिले, हो सकता वहाँ पर खुद में साधना पटेल हो, जिन लोगों के साथ मारपीट हुई वहाँ गए। जब हम उनकी फैमिली से मिले, उनके माँ से मिले, उसके पिता से मिले और उसके मामा से मिले, और हमने देखा कि जो अन्य मीडिया में जो खबरें आ रही, जो फोटो आ रही है और जो साधना पटेल की फोटो है, इतना डिफरेंस है, इतना फर्क है कि वो फोटो ही नहीं है जो चल रही है। बताइए। ठीक है, तो हम जब वहाँ की खबर लेकर के आए और जब हमारे चैनल में चली तो अन्य मीडिया वालों की लाइन लग गई कि भैया हमें फोटो दे दीजिए, हमें वो वाला जितना मतलब आपके पास इंटरव्यू है। बिल्कुल। तो बहुत ऐसी खबरें, जब हम राजनीति की रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ पर आप समझिए कि जो आदमी होते हैं या जो रिपोर्टर होते हैं, उनका तो एकदम समुद्र की बाढ़ आ जाती है कि आदमी दे। लेकिन वहाँ पर जब हम जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए तो भी लोग मतलब आश्चर्यचकित मानते हैं, क्योंकि जो हमारा जो औरतों का जो बीट्स होता है, जो मुद्दे होते हैं, उनको कहते हैं कि राजनीति की रिपोर्टिंग या जो क्राइम की रिपोर्टिंग हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे में हम ऐसी जगहों पर रिपोर्टिंग किया है
जो कि पुरुषों का जिसपे वर्चस्व रहा है, आप ये कह रहे हैं। कविता देवी हमारे साथ हैं और कविता देवी खुद का भी एक शो करती हैं, कविता देवी शो, उसकी भी बात करेंगे। छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, तेजस्विनी तुरंत हाजिर होते हैं, आप कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दो ऐसी महिलाएं हैं जो कि ग्रामीण अंचलों की खबरों को प्रकाशित कर रही हैं। उन्हीं अंचलों के लोगों के लिए हमारे साथ कविता देवी हैं और दिशा मलिक हमारे साथ हैं। तो दिशा, जैसे कि अभी कह रही थी कविता कि बीट्स कौन सी हों जिनको महिलाएं फॉलो करें, पर हम देख रहे हैं कि आपके अखबार में तो हैं महिलाएं और वो भी ग्रामीण अंचलों की महिलाएं हैं, वो क्राइम भी कर रही हैं, वो पॉलिटिक्स भी कवर कर रही हैं, वो तमाम तरह की बीट्स के लिए काम कर रही हैं। कितना चुनौतीपूर्ण होता है इन सब बीट्स पे काम करना औरतों के लिए? बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। मुझे लगता है कि 16-17 साल के सफर के बाद में अभी भी लगता है कि कुछ चुनौतियां बदली नहीं है। जैसे ही नई रिपोर्टर फील्ड में उतरते हैं तो काफी मुश्किल होता है, और नॉर्मली वो सीनियर खबर लहरिया के रिपोर्टर्स के साथ में जाते हैं, वो सीखते हैं कि प्रशासन के अधिकारियों के साथ में इंटरव्यू कैसे करना है। उस ट्रेनिंग का एक हिस्सा ये भी होता है कि अधिकारी अगर ताने मारते हैं या कुछ ऐसे कहते हैं जो उसके महिला रिपोर्टर होने के नाते ही कहा जा रहा है, उसको भी कैसे डील करते हैं। तो काफी ट्रेनिंग ऑन द जॉब होती रहती है। और ये भी मुझे लगता है कि बीट का मतलब एक ग्रामीण परिवेश में भी थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स के बीट्स ज्योग्राफिकल होते हैं कि कोई मानिकपुर ब्लॉक कवर कर रहा है, कोई नरैनी ब्लॉक कवर कर रहा है, और उस ब्लॉक में जो भी होता है वो क्राइम से, पॉलिटिक्स से, कल्चर से रिलेटेड सब कुछ होता है। तो विकास की भी खबरें बहुत राजनीतिक होते हैं उस लेवल पर। बहुत भांडाफोड़ हमने किए हैं, जो स्कीम्स नहीं चल रहे हैं, जो करप्शन चल रही है उस लेवल पर, तो वो भी बहुत खतरनाक रिपोर्टिंग होती है। बालू माफिया और पत्थर माफिया की बहुत रिपोर्टिंग हमने की है, जिसपे लगातार हमको थ्रेट्स मिलते रहते हैं। बहुत रिपोर्टर्स काफी यंग हैं, अभी अब वो निकले हैं। जब हम अखबार चलाते थे तो बाईलाइंस लोगों के नहीं होते थे, तो इतना पता नहीं चलता था कि किसने कौन सी रिपोर्ट की है। अब क्योंकि हम वीडियो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल हमारा है, तो लोग देख भी रहे हैं कि ये कौन रिपोर्टर है जो इतनी खतरनाक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो डाकू के क्षेत्र में जाकर के या बहुत एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन के क्षेत्र में जाकर के उनके इलाके में या किसी प्रधान के खिलाफ भांडाफोड़ कर रहे हैं कि इतना पैसा आया है और इतना पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो बहुत अलग अलग क्षेत्र की रिपोर्टिंग होती है और सारे ही बहुत चैलेंजिंग होती है। कविता, मुझे बताइए कि किस तरह से, जैसे कह रहे हैं कई भांडाफोड़ भी आप करते हैं और माफिया से भी आपका वास्ता पड़ता है, जो रसूखदार लोग होते हैं, बड़े लोग जिन कहलाते हैं, उनसे भी वास्ता पड़ता है। कोई ऐसा किस्सा कहानी जो घटा हो जिसके बारे में आप बता सके, शेयर कर सके, किस तरह की चुनौतियों के बीच आप लोग काम कर रहे हैं? बहुत सारी चुनौतियां हैं और सबका कहना बहुत टाइम होगा, तो मैं बार बार शुरुआती दौर का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि शुरुआती दौर में कितनी चुनौतियां बदली नहीं हैं, जैसे भी कह भी रही हैं। तो शुरुआत में हमने सबसे पहले, चूँकि हमने एक बैंक थी और वो मानिकपुर के मारकुंडी इलाके में थी, और वहाँ का जो बैंक मैनेजर था वो पेंशन नहीं दे रहा था। हमने उनकी खबर छापी वहाँ पर, मतलब उस इलाके में और भी मीडिया थी, लेकिन वो नहीं उसकी खबर निकाला, किसी ने नहीं। जब हमने उनकी खबर निकाला, और वो जो बैंक मैनेजर थे वो दलाल थे, वो बहुत पैसे खाते थे, जो सरकार के पैसे आते थे, और हमने फ्रंट पेज में उनकी खबर को छापी। जब खबर लहरिया वितरण होना शुरू, उनको पता चला कि हमारी खबर निकली, तो फिर उनकी तरफ से ये दबाव आया कि हम पूरा का पूरा आपका अखबार खरीद लेंगे, लेकिन इसका वितरण नहीं होना चाहिए और आप इसको मार्केट में नहीं उतारिए। लेकिन हमने कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे। हमने उस पेपर का वितरण किया और जब अधिकारियों के पास गया और उसका ट्रांसफर हुआ, इसके बाद हमने एक दहेज हत्या की खबर छापी थी, क्योंकि जो भी केस होते थे महिलाओं के बारे में अन्य मीडिया में उतना नहीं आता था। ब्राह्मणों के खिलाफ वो खबर थी कि उन्होंने अपनी बहू को मार डाला।
जब ये खबर हमने छापी तो लोकल के हमारे पत्रकार थे, हमको बहुत गालियां मिली, जान से मारने की धमकी मिली, बीच सड़क में हमको गालियां मिली, हमारे पेपर को बंद कराने के लिए धमकी मिली, हमारे ऑफिस में चिट्ठी आई, लेकिन हम अपने आप में अड़ग रहे। हमने गालियां भी खाई, हमने धमकियां भी खाई, हमने तमंचे भी देखे, हमने अपना घेराव भी देखा, लेकिन ये है कि अगर आप किसी भी चीज से समझौता नहीं करते हैं, आप किसी के दबाव में नहीं आते हैं, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब आज है तो अन्य तरह की चुनौतियां, जब डिजिटल मीडिया हो गए तो अलग तरह की चुनौती, प्रिंट के जमाने की थी और आज अलग जमाने थी। ये है कि अब मैं खुद में, आप मेरे को देख सकते हैं, जब मेरा शो चलता है तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो लोग उस पर टारगेट करते हैं, हमको धमकियां देते हैं। कविता देवी शो आप करती हैं ना, उसमें किस तरह के? द कविता देवी शो। तो द कविता शो, अच्छा, द कविता शो। तो द कविता शो में किस तरह के मुद्दों को आप उठाते हैं? हर मुद्दे होते हैं उस पर, जो भी करंट के मुद्दे होते हैं वो मैं उठाती हूँ। हाँ। जो ग्रामीण मुद्दे होते हैं वो मैं उठाती हूँ, उन पर मेरा ओपिनियन होता है, सुझाव है, टिप्पणी। तो जब आप निकलती हैं वहाँ पर अपने इलाके में तो लोग पहचानते भी होंगे आपको? मुझे अब सब कोई पहचानते क्या कहते हैं वो? अभी मैं बीच में जा रही थी चित्रकूट, और एक व्यक्ति है जो हमको बहुत ट्रोल करते हैं फेसबुक में और उसमें, और उन्होंने मेरे को पहचान लिया। ऐसे बोलते हैं कि आप खबर लहरिया से, आपका नाम कविता है ना? तो मैं थोड़ी चौंकी, मैंने कहा जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका मैं शो देखता हूँ। अच्छा, तो ऐसे लोग पहचान जाते हैं। कितना चुनौती भरा है ये भी। मैंने अभी हाल ही में एक शो किया था राम मंदिर के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ से जब अभी जनसभा हुई थी बहुत बड़ी अयोध्या में, तो बुंदेलखंड से बहुत सारे लोग गए, बसों में भर भर के गए। किस तरह का डर का माहौल था, क्योंकि जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, दोनों की भारी संख्या में है। वहाँ से कि मैं जो देखी, जो अनुभव था मेरा, वो मैंने शेयर किया, और मैंने एक अपना शो किया, और वो शो अभी 92,000 तक चला गया है जी। उसमें मेरे को इतनी गालियां मिली, मतलब बहुत गालियां मिली। मैं इसी पे आना चाह रही थी कि जो ये डिजिटल, अब तो आप डिजिटल उसमें है दिशा, तो ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसकी तो अपने चैलेंजेस होते ही हैं। मुझे ये बताइए कि अखबार का जमाना आपको ज्यादा सही लगता है या डिजिटल? और रीच के हिसाब से आप डिजिटल, जाहिर है ज्यादा लोगों तक पहुंच गए होंगे। बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे हैं, और वो एक मकसद था जब हम डिजिटल हुए थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे उसके जरिए खबर लहरिया की जो न्यूज है, जो आवाज है, वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती थी उसी कॉस्ट में। तो दोनों के बहुत अलग अलग अनुभव और चुनौती रहे हैं। एक छोटे अखबार को चलाना और वो भी स्वतंत्र अखबार को चलाना, उसके अपने चुनौती होती थी लिखने में। और आई थिंक वो खबर लहरिया अखबार हम सबके बहुत करीब है, मतलब हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और महिलाएं लिख रही हैं और वो एक सबूत छोड़ रही हैं कि उनका नजरिया ये था उनके करंट इश्यूज पर या किसी भी खबर का, तो वो बहुत बहुत जरूरी हमको लगा। डिजिटल में मुझे लगता है कि महिलाओं को इस डिजिटल दौर में लाने का जो सफर रहा है, मुझे इसमें बहुत एक्साइटमेंट महसूस हुई है। बहुत यंग लड़कियां और जो बुजुर्ग महिलाएं, उनको हमने स्मार्टफोन देकर के उनको ट्रेनिंग दी है कि वो अपनी रिपोर्टिंग करें, और उसमें बहुत एक्साइटमेंट, मतलब जिस तरह से ट्रेनिंग्स का माहौल रहता है और जिस तरह से महिलाएं इतनी जल्दी जल्दी सीखते हैं कि स्मार्टफोन और उसमें रिपोर्टिंग और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, तो मतलब आप सारा काम, जितनी आप फुटेज कलेक्ट करते हैं, जितना आप शूट करते हैं, वो सब आपका मोबाइल फोन पर है? हाँ, मोबाइल फोन पर वीडियो रिपोर्टिंग होती है, मोबाइल फोन पर चैटिंग के द्वारा पिक्चर्स अप्रूव होते हैं, डिस्कशन होती है कि किस तरह से किस स्टोरी को कवर करना है कि नहीं करना है, क्या खतरा हो सकता है, अगर किसी रिपोर्टर को सुरक्षा की जरूरत है तो वो कौन से दूसरे रिपोर्टर के साथ में फील्ड जा सकती है। तो हमारे कई ग्रुप्स कई अलग अलग चीजों के लिए मतलब ग्रामीण अंचलों में आपको क्या लग रहा है कि स्मार्टफोन के जरिए ही लोग आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं? हाँ, हमारी पहुंच अब लगभग 50 लाख हर महीने यूट्यूब चैनल के जरिए हो रही है, और जहां तक हमें मालूम है 90 या ऑलमोस्ट 100% लोग मोबाइल फोन पर ही उसको देख रहे हैं, क्योंकि डेटा के कॉस्ट काफी कम हो गए हैं पिछले 2-3 सालों में। तो इससे पहुंच बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसमें ज्यादातर अभी भी ये है कि स्मार्टफोन्स आदमियों के पास ही होते हैं, और जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा होता है उनके पास में होता है। पर ये चीज भी बदल रही है, और हम देख रहे हैं कि अगर एक घर में 1 या 2 स्मार्टफोन है तो जरूर बेटियों के पास में और
अन्य महिलाओं के पास में वो न्यूज पहुंचेगी। अच्छा, अभी हाल में कविता जिस तरह से हम मी टू के बहुत सारे कैंपेन चले जिसमें काफी सारी महिलाओं ने आगे आकर बताया कि किस प्रकार से किसी समय में उनके ऊपर यौन हिंसा हुई और यौन शोषण हुआ, तो क्या इस तरह की खबरों को भी आप मतलब ग्रामीण अंचलों में क्या कुछ हालात हैं, इसके ऊपर भी कुछ आप लोगों ने काम किया क्या? अभी हमने अपनी एक टीम भी किया है और हमने बहुत बड़ी मैंने अभी हाल ही में एक कवरेज किया है। तो हम 2-3 औरतों से मिले, मैं यहाँ पर नाम नहीं फोकस करूंगी क्योंकि आप जानते हैं। जी जी। तो मैंने एक बहुत बड़ी स्टोरी की है, मासिन थाने का केस है, वो मैंने किया है और 2-3 और हम औरतों से मिले हैं। कुछ जो मीडिया के क्षेत्र में 2-1 औरतें हैं उनसे हम मिले हैं, जो क्या कहते हैं जो पब्लिक प्लेस में जो काम करते हैं उनसे हम मिले हैं। तो ये सिर्फ दिल्ली या ऑफिस वर्क की बात नहीं, तो हमने उसका दायरा अपने आप में बढ़ाया कि सिर्फ ये जो मजदूर हैं, जो पब्लिक प्लेस में जो भी औरतें काम करती हैं उनके साथ में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो हमने उसका दायरा बढ़ाया हुआ है। हाँ दिशा, आप क्या बताएंगी? खासतौर से मी टू कैंपेन का जो एक प्रभाव हमने देखा और लोगों ने जाना कि महिलाएं किस तरह की स्थितियों से होकर गुजरती हैं, तो ग्रामीण अंचलों में क्या कुछ हालात हैं? क्या महिलाएं इस तरह की चीजों को लेकर भी आप फोकस कर रहे हैं इस अपने प्लेटफॉर्म पर? हमने अपने 16-17 साल के अनुभव में देखा है कि महिलाएं अब धीरे धीरे काम के क्षेत्र में आ रही हैं और काम का क्षेत्र बहुत बहुत बड़ा है। वो खेत भी हो सकता है, वो बाजार भी हो सकता है, और धीरे धीरे पब्लिक ऑफिसेज में भी सरकारी नौकरी महिलाएं कर रही हैं। बहुत इन डिमांड नौकरी होती है, अगर आप टीचर बने या आप नर्स बने, तो लोग चाहते हैं, फैमिली मेंबर्स भी चाहते हैं कि लोगों को सरकारी नौकरी मिले और वो जाएं, पर वो किस तरह के अनुभव होते हैं। और हमने अपने टीम के साथ में देखा है कि किस तरह के ताने और किस तरह के अनुभव प्रशासन के साथ में वो झेलते हैं जब वो फील्ड में जाते हैं। तो हमको लगा कि बहुत जरूरी है कि ये जो मीटू का एक मंच शहरी स्तर पर बना है, उस तरह की स्टोरीज छोटे शहरों में जो हो रही हैं, जो हमें मालूम है, वो भी निकल कर आनी चाहिए। और हमें ये भी लगता है कि महिलाओं के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है अपने फैमिली को बताना कि मुझे बाहर जाकर के काम करना है। उसी स्थिति में अगर आप इस तरह की स्टोरीज भी बताएंगे कि बाहर जाएंगे तो ये खतरा है, तो उससे भी एक बैकलैश पड़ सकता है। तो हम एक सिस्टम बनाए, यहाँ एक मंच बनाए, यहाँ तरीका सोचें ताकि ये स्टोरीज आ सकती हैं बाहर और यंग लड़कियों को भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकती है, हिम्मत भी मिले शायद। चलते चलते कविता, आपकी आवाज सुन के लग रहा है कि आप जरूर बुंदेली में गाती हो। 2 पंक्तियों के साथ हम ये कार्यक्रम कर देंगे। लाली ललितपुर की, लाली ललितपुर की पाली कपान होठ कर गई गुलाबी, मैं कब से हैरान होठ कर गई गुलाबी, बांदा की बेंदी और झांसी के झाला, बांदा की बेंदी और झांसी के झाला, मऊ से मंगाए दही, मऊ से मंगाए दही, हो मोतियन के माला होठ कर गई गुलाबी, मैं कब से हैरान होठ कर गई गुलाबी। बहुत खूब, बहुत खूब। और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से अपने काम को हमेशा आगे बढ़ाती रहेंगी और बुलंदियों को छुएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ तेजस्विनी में आने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी 2 महिला पत्रकार जिन्होंने ग्रामीण अंचलों में क्रांति ला दी है और पत्रकारिता की दुनिया को महिलाओं के लिए खोला है। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और तेजस्विनी से आपकी हम मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।